मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय चुंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पार्ट 1 पर है। ये 14 प्रिंसिपल्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन बनता है और ये प्रिंसिपल्स अपने आप में स्टेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रिंसिपल्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए किसी भी प्रबंधक या प्रशासक को इन सिद्धांतों की जानकारी होनी आवश्यक है। ये प्रिंसिपल्स न केवल तब महत्वपूर्ण थे बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये आप देख सकते हैं हेनरी फ्योल है और हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उन्हें कैसे याद रखें। तो एक बहुत ही पॉपुलर एक्रोनिम बनाई है इसके लिए, डेट UCUSSR OIC। आप देखेंगे तो ये 14 लेटर्स हैं और हर एक लेटर हेनरी फ्योल के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 1 में हम 7 प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे और उसके बाद हम बचे हुए प्रिंसिपल्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल में है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी संगठन में कार्य का विभाजन अत्यंत आवश्यक है। फ्योल कहते हैं विशिष्टीकरण एक प्राकृतिक व्यवस्था है। श्रम विभाजन में कार्य के प्रत्येक भाग को पृथक पृथक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अर्थात जो जिसका स्पेशलिस्ट है वो वही कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। श्रम विभाजन के द्वारा कर्मचारी को सीमित कार्य सौंपकर उसके योग्यता का सदुपयोग किया जाता है तथा संस्था के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। पहले भी हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि फ्योल क्लासिकल थिंकर है और ये जो भी इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के लिए किया जाता है और इस स्पेशलाइजेशन का उद्देश्य व्यक्ति की जो योग्यता है उसका भरपूर उपयोग करते हुए संगठन में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लाना है। दूसरा जो सिद्धांत है इनका वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को सत्ता या प्राधिकार भी कहा जाता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिएगा, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें कि आप ये देखेंगे कि अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू। जितनी अथॉरिटी है उसके प्रोपोर्शन में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी उत्तरदायित्व अधिकारों का परिणाम है। जहां आपको अधिकार दिए गए हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। यह अधिकार का सहज परिणाम एवं इसका दूसरा भाग है तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्वों का जन्म होता है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए ताकि आप बेटर तरीके से अपनी आंसर शीट में इन्हें रिप्रेजेंट कर सकें एंड यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स। नेक्स्ट जो 14 प्रिंसिपल्स में से प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हर व्यक्ति की जिंदगी में आवश्यक है और यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस फॉर योर एफिशिएंसी। किसी भी संस्था में कुशल संचालन एवं प्रगति में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्योल का मानना है अनुशासन संस्था तथा इसके कर्मचारियों के मध्य हुए स्थायी समझौतों के प्रति श्रद्धा एवं स्वीकृति है। यदि आपको संगठन में
डिसिप्लिन बनाए रखना है तो उन्होंने उसके लिए कुछ उपाय बताए हैं। वो है संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे सुपरवाइजर्स की नियुक्ति। देखिएगा, अच्छे सुपरवाइजर्स का मतलब है जो कि आपके कार्य को सही दिशा दे सकें ताकि आप डिसिप्लिन में रहकर कार्य करें। संस्था में स्पष्ट एवं निष्पक्ष अनुबंधों का निर्माण, दंड व्यवस्था एवं उसका विवेकपूर्ण प्रयोग। देखो, दंड व्यवस्था है तो उसका प्रयोग भी कैसा करना है, विवेकपूर्ण करना है। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सुपरवाइजर अगेन। और उन्होंने कहा है डिसिप्लिन इज व्हाट लीडर्स मेक इट। नेक्स्ट जो उनका सिद्धांत है वो है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यह लोक प्रशासन में प्रयुक्त बहुत ही क्लासिकल और ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है जिसका अर्थ है वन मैन वन बॉस। अर्थात किसी भी कार्य के लिए एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। बिकॉज यदि एक व्यक्ति को दो अधिकारियों से आदेश मिलते हैं तो वह एक कंफ्यूजन की स्टेट में होता है कि किसके आदेशों का पालन करे और किसके आदेशों को इग्नोर करे। और ऐसी स्थिति में वो अपने कार्य को भली प्रकार से नहीं कर पाएगा, उसे असुविधा होगी, अनुशासन टूटेगा। तो इन सब से बचने के लिए there should be one man, one boss, and this is the principle of unity of command in the organization. और इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी बात है वो कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंशिएट कर लें। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन मैन वन बॉस और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन प्लान। एक प्लान के लिए आपका एक बॉस होना चाहिए। अर्थात क्रियाओं के एक समूह जिनका उद्देश्य एक ही होता है उसका संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। वन हैंड वन प्लान। क्योंकि फ्योल ने बड़े हास्यास्पद ढंग से इसको स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, दो सिर वाला शरीर सामाजिक एवं पशु जगत में राक्षस माना जाता है तथा जीवित रहने में बड़ी कठिनाई महसूस करता है। द सेम इज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इनकी कोटेशन है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आप ध्यान रखें कि यह फ्योल के द्वारा कहा गया है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के अधीन होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हम अदृश्य रूप से हमारे परिवारों में भी देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में हमें इसको बेहतर तरीके से फॉलो करना ही चाहिए। फ्योल ने संस्था के हितों को कर्मचारियों के हितों से आगे रखने पर जोर दिया है, क्योंकि स्वहित पर ध्यान देने की प्रवृत्ति के कारण ही संस्था में हित संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि इस प्रकार के हित संघर्ष उत्पन्न ना हो? तो प्रबंधकों के ऊपर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वे संस्था एवं कर्मचारियों के हितों के मध्य में संतुलन पैदा करें। There should be a balance between the interest of the organization and interest of the employees working in the organization. और अगला प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। जब कोई भी संगठन में व्यक्ति कार्य करता है तो उसे पारिश्रमिक दिया जाता है। व्यक्ति जो संगठन में कार्य करता है उसकी सेवाओं को हम चेस्टर बर्नार्ड की भाषा में कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, और जो संगठन से वो प्राप्त करता है उसे हम फ्योल की भाषा में रेम्यूनरेशन, तो चेस्टर बर्नार्ड की भाषा में हम सैटिस्फैक्शन कहते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन और सैटिस्फैक्शन है, कंट्रीब्यूशन मींस आप संगठन को जो दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और सैटिस्फैक्शन मींस द रेम्यूनरेशन दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए।
ऐसा नहीं होता कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और रेम्यूनरेशन कम है, या रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है और कंट्रीब्यूशन कम है। दोनों ही स्थितियों में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करती है, बट जितना आपका कंट्रीब्यूशन है विथ रेफरेंस टू दैट आपका सेटिस्फेक्शन यानी आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। और फ्योल का मत था कि पारिश्रमिक की विधि का व्यावसायिक प्रगति पर गहरा असर पड़ता है, अतः इसका चयन बहुत ही सोच समझकर अर्थात विवेक के साथ किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें पारिश्रमिक देना है। फ्योल ने पारिश्रमिक की 3 विधियां बताई हैं। ये तीनों विधियां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से याद होनी चाहिए। टाइम रेट्स, जॉब रेट्स एंड पीस रेट्स। पीस रेट सिस्टम की बात टेलर ने भी कही है, हम हमारे पहले वीडियोस में इनकी चर्चा कर चुके हैं। टाइम रेट का मतलब है इसमें निश्चित समय अनुसार पूर्व निर्धारित भुगतान किया जाता है। जॉब रेट्स का मतलब है पूर्व निर्धारित कार्य का निष्पादन हो जाने पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। और कार्य दरें का मतलब है कार्य की मात्रा अथवा इकाइयों के अनुसार भुगतान किया जाता है। इतने पीस बनाने पर इतनी रेट आपको दी जाएगी। इस प्रकार से ये फर्स्ट वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स पर हमने डिस्कशन किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक्रोनिम के हिसाब से ये प्रिंसिपल यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, पर आप चाहें तो इनको एक्रोनिम के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब तक गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।